जय हिंद दोस्तों, क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। लास्ट क्लास में हमने जो है कि समाजवाद वगैरह यहाँ तक हमने देख लिया था। प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो जो है कि समाजवाद की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा था, इसीलिए जो है कि वो क्या करते हैं, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं, है ना। अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं, ना तो कैपिटलिस्टिक यानी कि ना तो पूंजीवाद को अपनाते हैं, ना तो साम्राज्यवाद को अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी भी गुट को नाराज नहीं करना चाहते हैं, और इसी वजह से जो है कि उन्होंने नैम बनाया था। नैम, नॉन अलायंस मेंबर, नैम का फॉर्मेशन हुआ था। थर्ड वर्ल्ड कंट्री का वहाँ पे जिक्र आता था, है ना। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज़्यादा इधर डिटेल में आपको नहीं जाना है, ठीक है। अब उसके बाद ये थोड़ा सा और रह गया है, इसको बारे में देख लेते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री में से महात्मा गांधी प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। ये इस तरह का प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, सीधा सीधा कि निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री नहीं रहा है, और उसमें महात्मा गांधी का ऑप्शन ज्यादा देता है। तो महात्मा गांधी जो है प्रधानमंत्री के पोस्ट पे नहीं रहे हैं। किसी भी संवैधानिक पोस्ट पे महात्मा गांधी कार्य नहीं किए हैं। इस चीज को याद रखिएगा कि भारत के किसी भी संवैधानिक पद पर महात्मा गांधी ने कार्य नहीं किया है स्वतंत्रता के बाद, ठीक है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा के लिए निर्वाचित घोषित किए गए थे। मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे तो वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। इस क्रम में उनको असम के राज्यसभा सीट से लाया गया संसद में, और उनका प्रधानमंत्री पद बना रहा। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये हमने ऑलरेडी देख चुका है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब पहले होता क्या था कि जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति जो है कि लोकसभा में 12 और राज्यसभा में 2 संसदों का मनोनयन करते हैं यानी कि अपॉइंट करते हैं। उसमें 2 एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन क्या है, कहां पे लिखा हुआ है, देखो इसमें कहां पे लिखा हुआ, ये है एंग्लो इंडियन। जो 2 एंग्लो इंडियन को सदस्यों को लोकसभा में अपॉइंट करते थे, मनोनयन करते थे, उनको हटा दिया गया है, उनको कैंसिल कर दिया गया है। अब ऐसा नहीं किया जाएगा। अब एंग्लो इंडियन क्या है? एंग्लो इंडियन ये एक जो है कि कह लिए कि ये हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड जो है कि एक तरह इतिहास से संबंधित जो घटनाएं हुई हैं उसमें से ये आउटपुट निकल गया। कहने का मतलब ये हो गया कि ब्रिटिशर्स या यूरोपीय जो है कि भारत पे शासन किए, तो भारत पे शासन किए तो सिर्फ शासन थोड़ी किए, बहुत सारे ब्रिटिशर्स या बहुत सारे यूरोपीय जो अधिकारी थे, लोग थे, यहाँ के औरतों से शादी किए। बहुत सारे यहाँ के जो लोग थे वो वहाँ की जो है कि औरतों से, जो लेडीज थी यूरोपीय, उनसे शादी की। हालांकि ऐसा इंसिडेंट कम देखने को मिलता है। तो इनसे जो न्यू जनरेशन जो आया उन्हें कहा गया एंग्लो इंडियन। क्या बोला गया? एंग्लो इंडियन बोला गया। और एंग्लो इंडियन बोला गया तो सामान्य तौर पे कहा गया कि यार संसद में जो है ना, इनका प्रतिनिधित्व तो कैसे होगा, क्योंकि ये चुनाव जो है कि लड़ना और जीतना इनके लिए बहुत मुश्किल की चीज है। ये ज्यादातर फॉरेन में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, और चूंकि इनके माता पिता में से एक भारतीय रहा है तो इनके पास भारतीय नागरिकता है, ये भारतीय मूल के हैं, तो इनका प्रतिनिधित्व संसद में कैसे होगा? तो कहा गया कि इनके 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा लोकसभा में, है ना। मनोनयन किया जाएगा यानी कि अपॉइंट किया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा, इनका चुनाव की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा एक प्रावधान किया गया था जिसको 104वां संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब एंग्लो इंडियन को जो अपॉइंट करते थे राष्ट्रपति, वो प्रोविजन खत्म हो गया है। और ये लागू कब से है?
ये लागू कब से हुआ है? तो 2020 से लागू हुआ है। अधिनियम आया कब है, पास कब हुआ है? 2019 में। लागू कब से हुआ है? जनवरी 2020 से लागू हुआ है। तो वो दोनों चीजें जो है कि ध्यान रखिएगा। तहत अनुच्छेद 333 में संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों को नामित किए जाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया गया, बहुत डिटेल में समझा दिया गया। अब जो है कि ज्यादा यहाँ पे टेंशन नहीं लेते हैं ना। केंद्र सरकार का बजट लोकसभा में प्रस्तुत होता है, इसके बारे में भी हम डिटेल से बात कर चुके हैं ऑलरेडी। संसद के किसी भी सदस्य को बात करने से रोकने और किसी अन्य सदस्य को अपनी बात रखने के लिए अनुमति देना, रोकना और अनुमति देने का कार्य किसका होता है? सभापति का होता है, या जो है कि आपका अध्यक्ष का होता है। और इसे क्या बोला जाता है? इसे शिष्टाचार बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? डेकोरम या शिष्टाचार बोलते हैं। डेकोरम या शिष्टाचार बोलते हैं। आपने देखा होगा कभी संसद की कार्रवाई देखिए टीवी पे, जैसे अभी देखेंगे तो अभी के टाइम में संसद की कार्रवाई चल रही है, तो संसद की कार्रवाई चल रही है तो आप देखिए जो अध्यक्ष महोदय हैं या जो सभापति में महोदय हैं वो बोलेंगे आप चुप रहिए, बोलिए मत, आप बीच में मत बोलिए, खड़े बैठ जाइए, आप सारे लोग हल्ला मत मचाइए, इस तरह का इंस्ट्रक्शन देने का कार्य। अच्छा आप रुकिए, अभी आप मत बोलिए, उनको बोलने दीजिए, वो बोलेंगे, है ना। अच्छा आप बैठिए, ये बोलेंगे। तो इस तरीके का जो क्रियाकलाप यानी संचालन की बात कह लीजिए कि संसद के संचालन का जो है कि सभापति और जो आपके अध्यक्ष हैं जो करते हैं, इसको सामान्य तौर पे शिष्टाचार बोला जाता है, डेकोरम बोला जाता है ना। लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा में से राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। याद रखिए, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, ये एक अस्थायी सदन है ना। और प्रति 2 वर्ष पे इसके सदस्यों को क्या किया जाता है? निर्वाचित किया जाता है और नियुक्त किया जाता है, यानी पदच्युत किया जाता है और नियुक्त किया जाता है, ठीक है। विधान परिषद को भंग नहीं बल्कि समाप्त किया जा सकता है। और 4-5 ही स्टेट हैं जिसमें विधानसभाएं हैं, सॉरी विधान परिषद है, बाकी में जो है कि विधान परिषद नहीं है भारत में, है ना। अब डिटेल में यहाँ पे देखना नहीं तो वो भी देखते हैं। अब देखो वर्तमान लोकसभा कौन सी है? 18वीं है। कौन सी है? 18वीं लोकसभा चल रही है, ध्यान रखिएगा। 17वीं लोकसभा के गठन के बाद गृह मंत्री कौन बने हैं? अमित शाह बने हैं। अभी भी गृह मंत्री यानी होम मिनिस्ट्री किसके पास है? अमित शाह के पास है। संसद, मंत्रिपरिषद एवं वास्तविक कार्यकारिणी पर अनेक विधियों के माध्यम से नियंत्रण रखती है। कहने का मतलब यह है कि देखिए जो संसद है, संसद सरकार को कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है। अब यहां पे एक चीज और है, थोड़ा सा आपको बता दूं मैं आपको। जो मंत्री हैं, मंत्री लोग किसके प्रति जवाबदेह हैं? किसे रिपोर्ट करते हैं? पीएमओ को रिपोर्ट करते हैं, है ना, ठीक है। मंत्री परिषद या जिसको सामान्य तौर पे कैबिनेट मिनिस्ट्री कहते हैं, ये किसके प्रति उत्तरदायी है? संसद के प्रति। और संसद किसके प्रति उत्तरदायी है? जनता के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी है? जनता के प्रति। यानी जनता क्या है? सर्वोच्च है। जनता क्या है? सर्वोच्च है। अब यही यहां पे कहा जा रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि जनता नियंत्रण रखती है संसद पे, जनता नियंत्रण रखती है संसद पे, और संसद नियंत्रण रखती है मंत्रिपरिषद पे। किस पे नियंत्रण रखती है? मंत्रिपरिषद पे। अब यही बात यहां पे बोला जा रहा है कि जो संसद है, संसद मंत्रिपरिषद है ना, मंत्रिपरिषद एवं वास्तविक कार्यकारिणी पर अनेक विधियों से क्या करती है? नियंत्रण रखती है। स्थगन प्रस्ताव होता है, अविश्वास प्रस्ताव होता है, वॉकआउट होता है ना,
क्वेश्चन प्रश्न उत्तर के माध्यम से क्या करती है, नियंत्रण करने के जो है कि ये प्रदर्शन वगैरह होता है, प्रदर्शन आंदोलन, इन सारे माध्यमों से जो है कि उन्हें कंट्रोल करने का, वोटिंग सिस्टम के माध्यम से कंट्रोल करने का कार्य करती है, नियंत्रण रखती है। स्थगन प्रस्ताव इनके अंतर्गत नहीं आता। अब याद रखिएगा, स्थगन प्रस्ताव इसके अंतर्गत नहीं आता है, जिससे मंत्रिपरिषद को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, ये बात यहां पे क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। विधायिका, कार्यपालिका, प्रसार माध्यम तथा न्यायपालिका में से प्रसार माध्यम सरकार का अंग नहीं है, सरकार का अंग नहीं है। जब सरकार की बात करते हैं तो सरकार में मुख्य तौर से आपके विधायिका आ जाएगी, कार्यपालिका आ जाएगी, न्यायपालिका आ जाएगी, है ना, जो उच्च बॉडी है। लेकिन इसमें आपकी प्रचार माध्यम यानी मीडिया वगैरह इसमें काउंट नहीं किया जा सकता। हाँ, मीडिया फोर्थ जो है कि पिलर है किसका, डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, लोकतंत्र का जो है कि फोर्थ पिलर है, लेकिन ये सरकार के अंतर्गत काउंट नहीं किया जाता है। केंद्रीय मंत्रियों का वेतन व भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। देखिए, संसद जो है कि सारा निर्धारण करती है। राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, मंत्रियों के वेतन और भत्ते, सीएजी के वेतन और भत्ते, न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ते, ये सारा काम कहाँ पे, किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है, संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है। हाँ, संसद न्यायपालिका यानी न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में फालतू की कटौती वगैरह नहीं कर सकती, यानी कि इससे ब्लैकमेलिंग की कंडीशन बन जाती है, इसलिए इस तरह का कोई राइट नहीं है। भारत की संविधान सभा ने सभी निर्णय आम सहमति से लिया था। जो संविधान सभा बनी थी और संविधान सभा ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान बनाने के समय क्या हुआ था, लंबे समय तक 114 दिन तक बहस चली थी, है ना। और उस बहस में जो है क्या किया गया था, सारे डिसीजन लिए गए थे, और सारे डिसीजन किसके द्वारा लिए गए थे, आम सहमति से लिए गए थे। इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं थी। ठीक है। प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की गई थी, जो लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा की गई थी। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आप गवर्नर जनरल बोल लीजिए या इनको वायसराय बोल लीजिए, वायसराय बोल लीजिए, दोनों एक ही है। मैंने आपको अलग से पहले ही डिटेल में चीजें बता चुका हूं पिछले क्लास में, तो अब यहाँ पे इसको फिर से डिटेल में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, डॉक्टर एस कृष्णन। डॉक्टर एस कृष्णन पहले सभापति थे राज्यसभा के। ठीक है। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास उसकी सहमति के लिए भेजा जाता है तो वे इसमें सुधार नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बिल राज्यसभा और लोकसभा यानी कि संसद से पास करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, और अगर राष्ट्रपति को लगता है कि यार ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसमें ये भी होना चाहिए था या ये नहीं होना चाहिए था, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति अब ऐसा नहीं है कि वो अपने मजे से उसमें चेंज कर देंगे, नहीं, चेंज नहीं कर सकते, उसमें सुधार नहीं कर सकते। हाँ, वो वापस संसद को भेज सकते हैं कि एक बार देखिए ये चीज गलत लग रही है, इसको सही कीजिए, दुरुस्त कीजिए, फिर मैं साइन करूंगा, हस्ताक्षर करूंगा। तो इस कंडीशन में जो है कि वो फिर जो है कि उनको वापस भेजा जा सकता है, और फिर अगर वापस उन्हें भेजा गया और फिर वो उस रिफॉर्म करके एज इट इज भेज दिया गया, तो राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं, या वीटो लगा के अपने पास रोक सकते हैं, लेकिन उसमें सुधार नहीं कर सकते। ठीक है। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास हो गया, सुधार नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने से पहले पद। अब देखिए इस चीज में, वो अविश्वास प्रस्ताव चौधरी चरण सिंह को पता था, जब प्रधानमंत्री बने थे तो चौधरी चरण सिंह को पता था कि हमारे पास विश्वास मत नहीं है। विश्वास मत का मतलब ये हो गया कि सरकार को चलाने के लिए 272-73 जो संसदों का हमें सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट हमारे पास नहीं है, यानी कि विश्वास मत नहीं है, सरकार हमारी गिर जाएगी,
और इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया कि प्लानिंग चलने लगी लाने की। तो अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले ही इनको क्या किया, इन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया और इस तरीके से ये एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो संसद के किसी भी सत्र को फेस नहीं किए, सत्र का संचालन नहीं हुआ इनके कार्यकाल। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका। यानी कि लोकसभा में या इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले ये त्याग पत्र दे देते हैं। भारत के संविधान में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। संशोधन करने का पावर किसके पास है? संसद के पास है। लोकसभा की प्रत्येक बैठक के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल बोलते हैं। अब देखिए इसमें है क्या ना, इसमें है कुछ इस प्रकार से कि जो संसद है, संसद के सत्र का संचालन 11 बजे AM से 5 PM तक जो है कि ये संचालन चलता है संसद का, और स्टार्टिंग होता है 11 बजे से। 11 बजे से स्टार्टिंग होगा और स्टार्टिंग का पहला ही घंटा क्या होता है? प्रश्नकाल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रश्नकाल। और प्रश्नकाल ये कब से कब तक होता है? 11 बजे AM से 12 बजे PM तक प्रश्नकाल चलता है। इस प्रश्नकाल में क्या किया जाता है? प्रश्न पूछा जाता है। लिखित और मौखिक दोनों तरह के प्रश्न यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। अगर लिखित प्रश्न पूछना है तो आपको पहले जो आपके लोकसभा अध्यक्ष हैं, लोकसभा अध्यक्ष को पहले ही सूचित करना पड़ता है, अपना प्रश्न देना पड़ता है कि हम इस डिपार्टमेंट से, इस मंत्री से ये प्रश्न पूछना चाहते हैं लिखित रूप में, और वो प्रश्न दिया जाता है। फिर उसका लिखित रूप में वह डिपार्टमेंट या वो मिनिस्टर उसका क्या करता है? रिप्लाई करता है। अगर प्रश्न मौखिक पूछा गया है तो मौखिक रिप्लाई आएगा। अगर क्वेश्चन यानी कि प्रश्न रिटन में पूछा गया है तो रिटन में रिप्लाई देना पड़ेगा, ये कंपलसरी होता है। ठीक है। उसके बाद बात आता है शून्यकाल। किसकी बात आती है? शून्यकाल, 0 आवर। 0 आवर के बारे में ये जान लीजिए कि संसदीय प्रणाली में 0 आवर या शून्यकाल का कोई भी प्रावधान नहीं रहा है विश्व में। ये ध्यान रखिए कि विश्व में शून्यकाल का कोई भी प्रावधान नहीं रहा है। ठीक है, नहीं रहा है मतलब ब्रिटेन में नहीं है, यूरोप में नहीं है, इधर अमेरिका वगैरह में ये सारा चीज सिस्टम नहीं है। ये एक्चुअली देन है किसकी? भारतीय मीडिया की। ये किसका है? किसका है? ठीक है, किसका है? भारतीय मीडिया की देन है। भारतीय मीडिया की देन है। भारतीय मीडिया की देन है। तो शून्यकाल किसकी देन है? भारतीय मीडिया की देन है। शून्यकाल, भारतीय मीडिया बार बार इस समय को शून्यकाल बोलती थी और तब से ये शून्यकाल प्रचलित हो गया। तो ये देन किसकी है? भारतीय मीडिया की है। बाकी इस तरह का व्यवस्था पहले संसदीय व्यवस्था में ये नाम या ये टर्म देखने को नहीं मिलता था। उद्देश्य इसका क्या होता है? तो उद्देश्य होता है कि सांसद तत्काल सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाते हैं। यानी कि उच्च समय, यानी कि आज जैसे संसद का सत्र चल रहा है, तो संसद का सत्र चल रहा है तो इस समय अगर किसी मंत्री को लगता है ये जो है कि जो इशू है वो पब्लिक इंटरेस्ट का इशू है, बहुत जो है कि ये जरूरी विषय है और इसके तत्काल रूप से इसे जो है कि संसद में रखा जाना चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, इस पर डिस्कशन होना चाहिए, इसके विषय में बिल वगैरह लाना चाहिए, डिपार्टमेंट बनाना चाहिए, कमिटी बनाना चाहिए और कमिटी के द्वारा रिपोर्ट वगैरह तैयार करना चाहिए इस मुद्दे पे। तो इस मुद्दे को क्या किया जाता है? इस काल में उठाया जाता है और पूरे संसद का ध्यान आकर्षण उस मुद्दे पर किया जाता है। ये पूरा जो है कि किसका है? 0 आवर। ये चलता कब से कब तक है? तो ये 12 बजे से लेके 1 बजे तक ये 0 आवर यानी कि सामान्य तौर पे चलता है। ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं कि कितनी मिनिस्ट्री है और उस मिनिस्ट्री के कौन कौन से हेड हैं, और थोड़ा सा एडवांस जान लेंगे क्योंकि कभी कभी प्रश्न ऐसा पूछ देता है
कि ये जो हमारे मंत्री हैं ये किस जो है कि क्षेत्र से जीत करके लोकसभा में आए हैं या किस संसद के सदस्य हैं, यानी कि किस सदन के सदस्य हैं, लोकसभा के हैं या राज्यसभा के हैं। तो इस तरह का बेसिक सा प्रश्न जो है कि पूछ लेता है। तो बेसिक प्रश्न के लिए थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं। सबसे ऊपर कौन आ जाएंगे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, है ना, पीएम साहब आ जाएंगे, है ना। इनके पास अब डिपार्टमेंट मंत्रालय कौन कौन सा है, कार्मिक मंत्रालय है, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय है ना, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट है, यानी कि एटॉमिक एनर्जी मंत्रालय भी है, उसके बाद स्पेस डिपार्टमेंट है, अन्य सभी नीतिगत जो है कि और सारे ऐसे डिपार्टमेंट जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। देखिए अब कई बार प्रश्न ये पूछता है ना कि वो सारा विषय या वो सारा मंत्रालय जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, किसी के अधीन नहीं किया गया है, उस मंत्रालय का मुखिया कौन होता है। तो वो सारे मंत्रालय जिनका कोई मंत्री नहीं है वो किसके अंडर आ जाते हैं, प्रधानमंत्री के अंतर्गत आ जाते हैं। अन्य सारे नीतिगत जो है कि विभाग जिनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया है, जिनको आवंटित नहीं किया गया है, वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के अंतर्गत आ जाएंगे। और हमारे प्रधानमंत्री कहां से जीते हुए हैं, लोकसभा वाराणसी से। लोकसभा वाराणसी से सांसद सदस्य चुने गए, ठीक है। उसके बाद राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्ट्री है इनके पास, यानी कि रक्षा मंत्रालय। ये कहां से, लोकसभा इनका लखनऊ से ये जीते हुए। देखिए जरूरी नहीं है कि सबका आप ये क्षेत्र याद रखिए, लेकिन जो मेन लोग हैं जो मेन लोग हैं, मेन लोग मतलब जो पॉपुलर लीडर हैं, जो काम अच्छे करते हैं, है ना, तो उनके आपका जो संसदीय क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र के बारे में भी थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि किस संसदीय क्षेत्र से ही आते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बहुत बार जो है कि पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय इनके पास है और ये लोकसभा लखनऊ से जीत करके गए हैं। अमित शाह गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री इनके पास है, साथ ही साथ सहकारिता मंत्रालय इनके पास है। लोकसभा गांधीनगर यानी कि गुजरात से जीत के गए हैं। नितिन गडकरी बहुत ही फेमस, देखिए विपक्ष से भी बात करेंगे ना, तो विपक्ष के भी बहुत सारे लोग नितिन गडकरी की बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि बहुत ये लॉयल पर्सनालिटी, और लॉयल कहने का मतलब ये हो गया कि अपने वर्क के प्रति बहुत ज्यादा लॉयल है। जो काम है इनका, काम के प्रति ये क्या है, बहुत ज्यादा लॉयल हैं, तो काम बहुत अच्छा करते हैं। इनके कार्यकाल में माना जाता है कि भारत में हाईवे, रोडवे और एक्सप्रेसवे का बहुत अच्छा निर्माण हुआ है, बहुत अच्छा कार्य हुआ है, और ये बहुत प्रभावी मंत्रियों में से एक है माने जाते हैं। तो इनके पास क्या है, सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय है। क्या है, सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय। ये महाराष्ट्र के नागपुर से जीत करके आए हुए हैं। जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, इनके पास क्या है, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय व रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय है। ये राज्यसभा के सदस्य हैं, ये लोकसभा के सदस्य नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से लोकसभा जीत कर आए हैं। इनके पास क्या है, कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, 2 मंत्रालय इनके पास में है। सबसे ज्यादा मंत्रालय किसके पास है, हमारे प्रधानमंत्री जी के पास है, इसीलिए वो 22 घंटे काम भी करते हैं, 20 घंटे 22 घंटे काम करते हैं, ठीक ठाक अच्छा खासा, बहुत एनर्जी है उनके पास, है ना। सबसे ज्यादा मंत्रालय उन्हीं के पास है। निर्मला सीतारमण जी ये राज्यसभा कर्नाटक से आती हैं, और ये वित्त व कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय इनके पास है। इनके पास वित्त मंत्रालय व कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, 2 मंत्रालय इनके पास है। सुब्रमण्यम जयशंकर यानी कि एस जयशंकर जिनको कहा जाता है, एस जयशंकर भी क्या, इनके पास फॉरेन मिनिस्ट्री है, और ये गुजरात यानी कि राज्यसभा गुजरात से आते हैं, ये लोकसभा के सदस्य नहीं है। मनोहर लाल खट्टर आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, बिजली विभाग मंत्रालय, 2 मंत्रालय इनके पास भी है। ये लोकसभा हरियाणा या करनाल से जीत करके आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा।
इससे पहले देखेंगे ना तो मनोहर लाल खट्टर जो है कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे। कौन थे? चीफ मिनिस्टर थे। हरियाणा में इलेक्शन हुआ, उससे पहले इनको हटा के सेंटर में लाया गया। पिछले इलेक्शन के बाद शिवराज सिंह चौहान को भी सेंटर में लाया गया, तब तक वो भी जो है कि मध्य प्रदेश के क्या थे? मुख्यमंत्री थे। एच डी कुमारा स्वामी है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, एच डी कुमारा स्वामी, ये होना चाहिए एच डी कुमार स्वामी, एच डी कुमार स्वामी। इनके पास क्या है? भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम व इस्पात मंत्रालय इनके पास है। ये लोकसभा मांडा, ये जनता दल से, यानी बीजेपी के नहीं है। पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, लोकसभा उत्तर मुंबई से हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी, जिनके पास एजुकेशन जो है कि डिपार्टमेंट है। शिक्षा एवं कौशल विकास, शिक्षा विभाग या शिक्षा मंत्रालय। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय इनके पास है। किसके पास? धर्मेंद्र प्रधान के पास। ये लोकसभा संभल से जीत करके हैं। जीतन राम मांझी, इनके बारे में बहुत ढूंढा, कुछ पता चला नहीं कहाँ से ये भी शायद राज्यसभा से आए हैं, लोकसभा में ये हार गए थे में भी शायद, बट कंफर्म नहीं हुआ कि कहाँ से हैं। तो इनके पास क्या है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय है ना, बीएसएमई जिसको बोलते हैं। सॉरी, बीएसएमई नहीं, एमएसएमई, ठीक है, एमएसएमई मंत्रालय से है ना। राजीव रंजन सिंह या जिनको ललन बोला जाता है, पंचायती राज मंत्रालय। पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन मंत्रालय इनके पास है। ये लोकसभा मुंगेर जेडीयू के हैं, है ना। सर्बानंद सोनेवाल इनके पास पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय इनके पास है। ये लोकसभा डिब्रूगढ़ से आते हैं, यानी असम के साइड से आते हैं। वीरेंद्र कुमार के पास क्या है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, लोकसभा तीखमगढ़ से आते हैं, है ना। उसके बाद किंजरापुर राम मोहन नायडू, है ना। नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय, लोकसभा श्रीकाकुलम से आते हैं। प्रहलाद जोशी जी, उपभोक्ता मामले मंत्रालय। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, नवीनीकरण एवं ऊर्जा मंत्रालय, इनके पास भी 2-3 मंत्रालय हैं। ये लोकसभा धारवाड़ से आते हैं। जू एल ओराम ये जनजातीय कार्य मंत्रालय इनके पास है। ये लोकसभा सुंदरगढ़ से आते हैं। अब ये जो फेमस लोग नहीं हैं, इनका ये क्षेत्र याद करने की जरूरत नहीं है। जो फेमस लोग हैं, जो बहुत पॉपुलर लोग हैं, जो बहुत अच्छे लीडर हैं, जो बहुत अच्छे मिनिस्टर हैं, जिनके बारे में अक्सर चर्चा होती है, तो उनके संसदीय क्षेत्र के बारे में भी जानना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। ठीक है। गिरिराज सिंह बहुत फेमस पर्सनालिटी है बिहार के, है ना। इनके पास क्लॉथ या कपड़ा मंत्रालय है। कहाँ से है? बेगूसराय से है। अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्रालय है। सूचना प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इनके पास है। ये राज्यसभा उड़ीसा से है, ठीक है। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, है ना, संचार व पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, लोकसभा गुना से है ये। भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लोकसभा अलवर राजस्थान से हैं ये। गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें, गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति व पर्यटन मंत्रालय, लोकसभा जोधपुर से हैं। अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? अन्नपूर्णा देवी के पास, है ना। अन्नपूर्णा देवी के पास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। ये लोकसभा कोडरमा से है। किरण रिजिजू संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है। ये कहां से? लोकसभा अरुणाचल प्रदेश से हैं। हरदीप सिंह पुरी
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस पर्यटन मंत्रालय, गैस मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय नहीं, यहाँ पे मंत्रालय है ना। ये कहां से है? राज्यसभा उत्तर प्रदेश से है। मनसुख एल मंडविया, मनसुख एल मंडविया ये कहां से है? श्रम एवं रोजगार, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, लोकसभा पोरबंदर से है। जी किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी कहां से हैं? क्या है इनके पास? तो कोयला एवं खनन मंत्रालय है, ये लोकसभा सिकंदराबाद से हैं। चिराग पासवान खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग व पर्यटन मंत्रालय, ये कहां से हैं? तो ये लोकसभा हाजीपुर से हैं, है ना। श्री पाटिल आर जल शक्ति मंत्रालय, लोकसभा नवसारी से है। यहाँ पे ये मैंने काटा कि ये पर्यटन मंत्रालय, यहाँ पे पर्यटन नहीं होना चाहिए, बाई मिस्टेक यहाँ पे हो गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय कौन है? हरदीप सिंह पुरी, राज्यसभा उत्तर प्रदेश के ये क्या हैं? सदस्य। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी चीजें हमारी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। और ये एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर का जो सेक्शन था, प्राइम मिनिस्टर का जो सेक्शन था, प्रधानमंत्री का, वो सारा काम जो है कि एक तरीके से हो गया। अब छोटी छोटी चीजें कुछ बच गई हैं, जैसे न्यायपालिका, न्यायपालिका के बारे में थोड़ी सी जान लेंगे। चुनाव आयोग, आयोग के बारे में थोड़ा सा जानना है। और चुनाव आयोग के बाद पंचायत राज, पंचायती राज के बारे में थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा, है ना। और क्या रह गया? और कुछ अनुसूचियों के बारे में, अनुसूचियां तो ऑलरेडी देख चुके हैं। हाँ, संविधान संशोधन के बारे में, संविधान संशोधन, जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं उनके बारे में। ये 4 टॉपिक जो है कि बचे रह गए हैं, और हम इसमें कोशिश ये करेंगे कि ये 2 क्लास में आपका कंप्लीट हो जाए। एक में आपका न्यायपालिका और चुनाव आयोग कंप्लीट हो जाए, दूसरे में आपका पंचायती राज और संविधान संशोधन, ये 2 जो है कि आपका 2 क्लास में कंप्लीट हो जाए। यानी कि पॉलिटी में आपके और जो है कि 2 क्लासेस होंगे, उसके बाद सीटेट के लिए पॉलिटी लगभग क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा जो है कि आपको बाहर नहीं देखना है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।